आज की वीडियो में हम श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद और बेल्जियम के अकोमोडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। श्रीलंका emerged एज द इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। जो श्रीलंका है वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में 1948 में उभर कर आई, यानी भारत के एक साल बाद ये इंडिपेंडेंट हुई थी। और ये जो श्रीलंका था ये भी अंग्रेजों के अधीन था। ठीक है। नेक्स्ट, द लीडर्स ऑफ द सिनाल्स कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमेन्स ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो श्रीलंका वहाँ पे दो तरह की कम्युनिटी थी, एक सिनाल्स स्पीकिंग और एक तमिल स्पीकिंग। ठीक है। जो सिनाल्स स्पीकिंग लोग थे वो मेजोरिटी में थे, जो तमिल स्पीकिंग लोग थे वो माइनॉरिटी में थे। ठीक है। जब वहाँ पे गवर्नमेंट बनती है तो मेजोरिटी के हिसाब से वहाँ पे सिनाल स्पीकिंग लोगों की गवर्नमेंट बनती है। ठीक है। और अधिकतर जो सिनाल्स लोग जो होते हैं, जितने भी एक्ट पास करते हैं और जो भी पॉलिसियां बनाते हैं वो सारे सिनाल्स स्पीकिंग लोगों के फेवर में बनाते हैं। इन 1956 एन एक्ट वाज passed to recognize Sinhals as the only official language, thus disregarding Tamil। 1956 में वो एक एक्ट वहाँ पे पास करते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो सिन्हाल्स होते हैं उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है और जो तमिल होता है उसको इग्नोर किया जाता है, उसको डिसरिगार्डिंग किया जाता है। ठीक है। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। जो सिन्हाल स्पीकिंग लोग थे वो अधिकतर बौद्ध धर्म को मानते थे, वो लोग बुद्धिज्म थे, जिसके कारण जो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसमें बुद्धिज्म लोग को प्रोटेक्ट एंड फोस्टर किया जाता है। और जो तमिल लोग होते हैं, जो तमिल जो लोग थे वो उनमें से कुछ हिंदू धर्म को मानने वाले थे, कुछ मुस्लिम धर्म को मानने। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो तमिल लोग थे वो दो तरह के लोग थे। कुछ इंडिया से वहाँ पे गए थे प्लांटेशन वर्कर के रूप में, कुछ वहीं के श्रीलंकन तमिल्स थे। ठीक है। और उनमें जो इंडियन तमिल थे उनमें से भी दो तरह के लोग थे, कुछ हिंदू धर्म को मानने वाले थे, कुछ मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। लेकिन जो सिन्हास लोग थे वो सारे लोग कैसे थे, बुद्धिज्म थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट एंड पोस्टर किया गया। ठीक है। ऑल दीज कमिंग मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर्स ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशंस अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। धीरे धीरे बहुत सारे रूल्स बने गए, जैसे जॉब्स में जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें जॉब्स में सिन्हाल्स लोगों को प्रेफरेंस दिया गया। ठीक है। एजुकेशन में सिन्हाल्स लोगों को प्रेफरेंस दिया गया। ऊपर से जो सिन्हाल लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और जो तमिल लोग हैं उनको इग्नोर किया गया। तो धीरे धीरे उनके अंदर किसकी भावना उत्पन्न होने लगी, डिस्प्यूट की भावना उत्पन्न होने लगी। वहाँ पे श्रीलंका सिन्हाल्स स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लग गया। ठीक है। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाल्स एंड तमिल्स कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। धीरे धीरे जो ये जो कन्फ्लिक्ट था, इसने जो डिस्प्यूट था, इसने धीरे धीरे किसका रूप लेना शुरू कर दिया, किसका रूप शुरू कर दिया था, सिविल वार का रूप धारण कर लिया था। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स। जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने अपने हक के लिए, ठीक है, अपने अलग से अपनी पार्टी बनानी शुरू कर दी और उन्होंने गवर्नमेंट के सामने 3 डिमांड रखी कि जो तमिल पॉपुलेटेड एरिया है उसको अलग स्टेट बनाया जाए, और जो तमिल्स लोग जो तमिल्स लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशन में भी उनको प्रेफरेंस दिया जाए। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द वर्ड्स ट्रेड्स कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न इनटू सिविल वार। मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो डिस्प्यूट था, ये किस में कन्वर्ट हो गया था, सिविल वार में कन्वर्ट हो गया था। और सिविल वार के कारण दोनों कम्युनिटी के लोग, सिन्हाल स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग के बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग बेघर हो गए। ठीक है। द सिविल वार काउज टू टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है। सिविल वार के कारण जो सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ थी जो श्रीलंका की, वो कम से कम 20 साल पीछे चले गई। हमने 10th क्लास की बुक में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में कि डेवलपमेंट चैप्टर में कि जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी थी वो भारत से आगे थी, लेकिन अब जो श्रीलंका की इकोनॉमी है वो भारत से पीछे चले गई। क्यों चले गई? इस सिविल वार के कारण। ठीक है बेटा, क्योंकि जो युद्ध वार होता है वो किसी भी चीज का समाधान नहीं होता है। हमने हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हम जब जो इंग्लैंड था वो
1914 से पहले 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे पहले जो वहाँ की जो इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थी। वहाँ की इंग्लैंड जो था बहुत रिच कंट्री था, उसने बहुत सारे देशों को, यूरोपियन कंट्रियों को कर्जा दे रखा था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड में इंक्लूड होने के कारण उसने बहुत सारे जो यूरोपीय देश थे उनसे कर्जा लेना शुरू कर दिया था और वो लेनदार से देनदार हो गया था। तो मेरे बोलने का अर्थ ये है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं होता। अगर भारत और चाइना का भी भारत और चाइना का जो मुद्दा है आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, अगर भारत और चाइना का युद्ध हो जाता है तो भारत की इकोनॉमी कम से कम 20 से 30 साल पीछे चली जाएगी अगर ये युद्ध होता है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम रिकॉग्नाइज द एक्सटेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। ठीक है, जो भारत की तरह जो बेल्जियम में बहुत तरह की डाइवर्सिटी है। भारत में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फिजिकल फीचर्स में, रिलीजन में, धर्म में और फिजिकल फीचर्स में, कल्चर में भारत के अंदर डाइवर्सिटी है। उसी तरह से जो बेल्जियम के अंदर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो बेल्जियम में दो तरह के लोग वहाँ पे रहते थे, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग। ठीक है, between 1970 and 1993 they amended their constitutions 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। ठीक है, जो बेल्जियम की जो लोग थे, बेल्जियम की जो थिंकर्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने जो बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कम से कम 4 बार अमेंडमेंट्स किए 1970 1993 के बीच में। क्योंकि ताकि जो दोनों जो कम्युनिटी है, जो डच स्पीकिंग है और फ्रेंच स्पीकिंग है, एक साथ रह सके, उनमें किसी तरह का कंफ्लिक्ट ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, श्रीलंका की तरह वहां पे सिविल वार की स्थिति ना पैदा हो जाए। ठीक है, हियर आर द सेम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियंस मॉडल कॉन्स्टिट्यूशंस prescribes that the number of Dutch and French speaking minister shall be equal in the central government। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला अमेंडमेंट तो उन्होंने किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, बेल्जियम के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उसमें जो मिनिस्टरों की जो संख्या होगी वो 50% डच स्पीकिंग की होगी, 50% फ्रेंच स्पीकिंग की होगी, ताकि जो भी पॉलिसी बने, जो भी एक्ट पास हो, दोनों के फेवर में बने। Next, many powers of the central governments have been given to state government of the 2 of the regions of the country। दूसरी बात, जैसे भारत के अंदर है वर्टिकल पावर शेयरिंग है, वो इसी तरह उन्होंने वहाँ पे पॉलिटिकल पावर शेयरिंग करी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई, और वहाँ पे एक थर्ड तरह की गवर्नमेंट, जब भारत के अंदर लोकल गवर्नमेंट है उस तरह वहाँ पे एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट है, उसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट्स। ठीक है, हर किसी को अलग अलग पावर दी गई। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर में इंटरफियर नहीं कर सकता, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की पावर में इंटरफियर नहीं कर सकता। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से पावर शेयरिंग की जाती है। भारत के अंदर भी पावर शेयरिंग हुई है, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो पावर है वो यूनियन लिस्ट में मेंशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, और दूसरी एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को पावर होती है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे थे। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 of the regions of the country। Brussels have सेपरेटेड गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। मैंने तुम्हें बताया था कि जो बेल्जियम था, बेल्जियम के अंदर जो डच लोग थे वो पूरी कंट्री में मेजोरिटी में थे, और जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो माइनॉरिटी में थे। तो जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी उसमें दोनों के जो मिनिस्टर थे वो 50-50 बने, तो उसके अपोजिट में जो ब्रुसेल में थे, ब्रुसेल में जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो 80% थे, और जो डच स्पीकिंग लोग थे वो 20%। तो इन्होंने कहाँ सेक्रीफाइस किया? सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने कहाँ सेक्रीफाइस किया? ब्रुसेल में, जो गवर्नमेंट बनी, जो बेल्जियम की कैपिटल थी, वहां पे सेक्रीफाइस किया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर आर द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे भारत में 3 तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। उसी तरह जो बेल्जियम है उसमें भी 3 तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर बनती है। ठीक है, अब हमने इन दोनों के बारे में डिस्कस किया। जो बेल्जियम था उसने बुद्धिमानी का काम किया। ठीक है, दोनों जो कम्युनिटी थी, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, दोनों को 50-50 रिप्रेजेंटेशंस दिया। ठीक है, जिसके कारण वहां पे कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, डिस्प्यूट नहीं हुआ। ठीक है,
और लेकिन जो श्रीलंका है उन्होंने सिनाल्स लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, जिसके कारण वहां पे सिविल वार की स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, श्रीलंकन shows contrasting examples. It shows as that if a majority community wants to force this dominance over others and refuse the sheer power, it can undermine the unity of the country. ठीक है, श्रीलंका में क्या देखा है कि उन्होंने मेजोरिटी के हिसाब से जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए, जितने भी एक्ट बनाए अपने फेवर में बनाए, जिसके कारण सिविल वार की स्थिति पैदा हुई। बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण वहां पे जो गवर्नमेंट है बड़ी पीसफुली चली। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस किया, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में डिस्कस किया, किस तरह से वहां पे पावर शेयरिंग हुई, किस तरह से श्रीलंका में सिविल वार की स्थिति पैदा हुई, जबकि बेल्जियम में इन्होंने दोनों कम्युनिटी एक साथ रहे, एक देश में शांतिपूर्वक रहे, इससे उन्होंने बहुत सारे 1970 से 1993 के बीच में 4 बार अमेंडमेंट्स किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर शेयरिंग के और टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टे इन होम्स, थैंक्स।